अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर का, जिसमें है स्टेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो आपने इसकी ये स्टेटमेंट लिख लेनी है। उसके बाद है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज 70.3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें रेट दिया हुआ है, यानी कि कितनी स्पीड से जो है वो अननोन गैस डिफ्यूज़ कर रही है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास है वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम बता रहा है, उस वाली का नाम नहीं बता रहा, जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड है 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो कह रहा है कि अंडर सिमिलर कंडीशन व्हाट इज ए मोलिकुलर मास एंड आइडेंटिफाई द अननोन गैस। कह रहा है कि मोलिकुलर मास निकालो और बताओ कि अननोन गैस कौन सी है। तो हमारे पास ना दो रेट दिए गए हैं, एक 70.3 दिया हुआ है, एक 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। जो ज़्यादा रेट होता है तो हमें जो एक्स गैस दी गई है ना, और एक हमने उसको जो गैस हमें अननोन है उसका नाम हमने एक्स रख लिया। दूसरी गैस है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो अननोन है उसका जो है वो हमारे पास है 70.3 रेट, मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है, ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ट्रैवल कर रही है। और ये वाली जो है वो है हमारे पास 60, ये कम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है। तो जो गैस फास्ट होती है, फास्ट मूव करती है, वो गैस जो है वो क्या होती है, लाइटर होती है। लाइटर मतलब उसका जो है वो मोलर मास कम होता है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, ये वाला। जिस फार्मूले को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इस फार्मूले में हमने कैसे वैल्यूज़ पुट करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, ये हमारे पास दो रेट दिए हुए हैं, किस रेट को हमने ऊपर रखना है, किस मॉलिक्यूलर मास को हमने ऊपर रखना है, किसको जो है वो डिनोमिनेटर में रखना है, किसको न्यूमिनेटर में रखना है। यहाँ पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, अक्सर बच्चे यही गलतियाँ करके जाते हैं। अब यहाँ पर हमने देखो, ज़्यादा जो हमें रेट दिया हुआ है वो ज़्यादा रेट को हम हमेशा ऊपर रखते हैं, कम रेट को हमेशा जो है वो हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। ज़्यादा रेट हमने रखा ऊपर, कम रेट हमने रखा नीचे। अब मॉलिक्यूलर मास की बात आ जाती है, तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास जिसका ज़्यादा होगा वो ऊपर आ जाएगा, जिसका कम होगा वो हमारे पास गैस नीचे आ जाएगी। इसका मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो गैस जो है वो लाइटर है, यानी कि वो हल्की है। लाइटर, उसका मोलर मास कम है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी के साथ भाग रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर रखा आर एक्स, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड रखा। मोलर मास जिसका ज़्यादा था कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर रखा, क्योंकि वो वाली लाइटर है। एक्स तो हमने एम एक्स को नीचे रखा है। अब जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और इसमें आंसर को निकाल लेना है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, आर एक्स अपन कार्बन डाइऑक्साइड और ये मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने फार्मूला लगाया। ज़्यादा जो रेट था वो हमारे पास इसका था, ऊपर रखा, नीचे रखा 60 कार्बन डाइऑक्साइड का रेट। फिर हमारे पास इसका मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे। आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकलता है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 टू द 32, 32 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा 44, जो कि हमने खुद निकाला है, हमें गिवन नहीं है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास खुद ही निकाल लिया, हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने एम एक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए जो है वो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करते हैं। और पहले इसको इससे डिवाइड कर दिया, आ रहा है 1.171 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वही सेम 44 डिवाइडेड बाई एम एक्स। अब देखो, जब हमने यहाँ से रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, रूट को यहाँ से हटाने के लिए हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर एक तरफ थोड़ी, दोनों साइड पर लेंगे, एक साइड पर स्क्वायर नहीं ले सकते, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर 1.171 का भी स्क्वायर हमने ले लिया, और साथ में हमने 44 अपॉन एम एक्स, इसका भी हमने क्या किया कि स्क्वायर ले लिया। अब हमें बताया कि रूट की वैल्यू हाफ होती है, रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो ये जो है वो हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये रूट दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये रूट से बाहर आ गया 44 अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। पर लिखा हुआ है 1.171 मल्टीप्लाई बाई 1.171, ये आ जाएगा हमारे पास 1.371। अब ये आ गया हमारे पास, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1.371 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, यहाँ आ जाएगा एम एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 44 रह जाएगा। हमने निकालना है एम एक्स। एम एक्स निकालने के लिए 44 यहाँ पर ही रहेगा, ये वाला 1.371 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास एम एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 44 डिवाइडेड बाय 1.371, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 32। तो जो हमारे पास मोलर मास आ रहा है इसका मोलर मास हमारे पास आ रहा है 32। तो हम इसका 32 जो है वो ग्राम पर मोल मोलर मास लिखेंगे। इसका मतलब आप बताइए कि किस मॉलिक्यूल का जो है, किस कंपाउंड का ये मोलर मास हो सकता है। आपने इसको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका 16 होता है, तो जो O2 है, ऑक्सीजन है, इसका जो है वो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो 32 इसका मोलर मास होता है। इसका मतलब जो हमारे पास अननोन गैस है, अननोन गैस इज़ ऑक्सीजन। तो हमारा ये आंसर हो गया। आंसर का ए पार्ट था मोलर मास निकालना, बी पार्ट ये था तो आइडेंटिफाई करना था। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अननोन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पर हमें कहा है कि कैलकुलेट दी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। ये हमें 1 2 3 4 जो है वो इक्वेशन दी गई हैं। इसमें हम पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 और इसको 4 कह देते हैं, सपोज कर लेते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका डेल्टा एच एफ फाइंड करना है और ऐसी इक्वेशन बनानी है इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए और इनकी डेल्टा एच की वैल्यू, इंथैल्पी की वैल्यू को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले इसके अंदर है 2 कार्बन,
तो 2 कार्बन वाली इक्वेशन हमने बनाना है 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और फिर से C2H6 बनेगा। तो अब अगर आप देखें ना यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन वाली इक्वेशन कौन सी उसको ढूंढते हैं, किस इक्वेशन में हमारे पास कार्बन है अकेला। तो देखो इन तीनों इक्वेशन में यही वो इक्वेशन है जिसके अंदर कार्बन है, इसका मतलब इसके साथ 2 है, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं। हम क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, और यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन है इस वाली इक्वेशन को ढूंढेंगे किसमें हाइड्रोजन है अकेला, ये रहा हाइड्रोजन, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 3 से, क्योंकि हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है। इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसका जो हमारे पास इंथैल्पी है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये एक कार्बन है और यहाँ पर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया। डेल्टा एच की वैल्यू है 394, माइनस 394 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। 394 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच की वैल्यू 788 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। इसी तरह हमने कहा था कि जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, जो तीसरी वाली इक्वेशन है, इस वाली को हाइड्रोजन वाली को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं 3 हाइड्रोजन प्लस, ये देखो यहाँ पर हाफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे 3 से, तो 3/2 आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। इसके बाद आएगा हमारे पास 3H2O। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 3 को हाफ से, 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ हो जाएगा 3/2, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 3/2 और 3 यहाँ पर आ गया 3 वाटर, और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हम 286 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगा हमारे पास -858 किलो जूल पर मोल। अब इन दोनों को जो है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड आगे लिखना है ऐड बोथ, दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ है 3 कार्बन, तो यहाँ आ गया 3 कार्बन प्लस हमारे पास है हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन आ गया, लेकिन रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है हमारे पास, ये भी है और ये भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करेंगे, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और ये 3/2 है हमारे पास, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों में एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो 2 और 1 के अंदर एलसीएम आ जाता है हमारे पास 2। तो अब जो एलसीएम का नंबर होता है इसमें हम इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं कि हमारा एलसीएम आ जाए। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 2 आएगा, तो उस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाले 2 से तो आ जाएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास है 2, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 2 आएगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास आ गया 7/2। तो ऑक्सीजन हमारे पास इन दोनों में ऐड होकर आ गया 7/2 ऑक्सीजन। यहाँ पर आ जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O, और डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेटर में दोनों की माइनस में लिखेंगे, तो देखते हैं क्या आती है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई दोनों को जो है वो ऐड करवा दिया 788 और 858 को, तो हमारे पास आंसर आ गया है 1646, ये हमारा किलो जूल पर मोल, 1646 किलो जूल पर मोल आंसर आ गया। अब हमने क्या करवाना है, नेक्स्ट स्टेप पे वो ये है कि ये वाली इक्वेशन हमने दोबारा से लिखनी है, और इस वाली इक्वेशन में से हमने ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हमने लास्ट वाली माइनस करवा देनी है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट, ये हमारे पास 1 2 3 4 इक्वेशन था, इसका नाम हम रख देते हैं 5 इक्वेशन। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर हमारे पास है 4, इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 से इक्वेशन 4 को माइनस करवाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये वाली इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे 3 कार्बन प्लस 3H2 प्लस 7/2O2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O, और डेल्टा एच की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1646। ठीक है, ये हमारे पास रफ वर्क है, इसको साइड पे कर देती हूँ। अब यहाँ हमारे पास आएगी ये वाली नीचे वाली इक्वेशन, तो नीचे वाली इक्वेशन है C2H6 प्लस 7/2O2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O, और डेल्टा एच की हमारे पास वैल्यू है -1561 किलो जूल पर मोल। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम सब्सट्रैक्ट करवाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ये सारे पॉजिटिव में या नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जो इस इक्वेशन की डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब हम इसको प्लस ही जो है वो कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखो जो इक्वेशन में एक जैसी चीज़ें उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले कट कर दिया, फिर यहाँ पे दोनों एक जैसे थे इनको कट कर दिया, ये दोनों एक जैसे हैं, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट हो जाएगा। बचेगा क्या, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास बचा है 3 कार्बन प्लस 3H2, ठीक है, ये और ये बच गए। नीचे से देखते हैं कुछ भी नहीं बचा, ये बचा है सिर्फ, लेकिन ये माइनस का, ये वहाँ जाकर यानी ये रिएक्टेंट साइड पर है, प्रोडक्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो C2H6 लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू को देखते हैं, इसको प्लस में लिखेंगे कैलकुलेटर में, इसको माइनस में, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो कैलकुलेटर में हम इस वैल्यू को पॉजिटिव में लिखेंगे, इसको नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि हमने इसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज कर दिया था। हमारे पास आंसर आ जाएगा -85 किलो जूल पर मोल। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन वैसी आई है जो हमें रिक्वायर्ड थी। ये देखो, ये जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी 2 कार्बन 3H2 C2H6 और इसकी डेल्टा HF की वैल्यू हमने निकाल ली है, बिल्कुल ऐसी इक्वेशन हमारी बन चुकी है। तो ये हो गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन हमारा बीच से रह गया था, मैंने कहा इसको सॉल्व कर देती थी। पीएच ऑफ अ यूरिन सैंपल का पीएच 5.3 दिया हुआ है। हमने क्या करनी है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है H+ और OH आयन की यूरिन सैंपल के अंदर। हमें ये बात पता है कि पीएच इतनी है, देखो H+ और OH आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि जो हमारे पास लॉगरिथम है एंटी लॉग यानी शिफ्ट दबा के आपने लॉग दबाना है, एंटी लॉग माइनस पीएच। तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर में जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे शिफ्ट और लॉग दबाएंगे, आगे लिखेंगे -5.3, तो हमारे पास H+ की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास एंटी लॉग की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 5.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 m आ जाएगी। उसके बाद हमने देखो ऐसे ही जो जैसे हमने ये H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाली है, वैसे ही हमें OH आयन की कंसंट्रेशन भी निकालनी है। इसी तरह का फार्मूला हमने लगाना है। लेकिन देखो जब हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास POH की वैल्यू तो दी नहीं, हमें तो सिर्फ पीएच दिया हुआ है। तो हमने अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है। हमारे पास हमें पता है ये वाला फार्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो अगर आपको पीएच दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। पीएच की वैल्यू यहाँ पर 14 है, तो जाहिर सी बात है 2 वैल्यू पता है, तो तीसरी वैल्यू खुद ही निकल आएगी पीओएच की। 14 में से जब 5.3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.7, और हमने इसका फिर लेना है लॉग, मतलब 10 की पावर -8.7 का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास OH की कंसंट्रेशन आ जाएगी 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मोलर। तो ये हमारे पास दोनों आ गई हैं वैल्यूज़। बड़ा ही आसान। ये वाला न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें हमने क्या करना था, रेट एक्सप्रेशन लिखनी थी, ये लिख दी। फिर उसके बाद हमने रेट की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हमें बोला गया था कि जब आप इनिशियल रेट की वैल्यू को डबल कर दोगे तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा। तो आपने जो है वो ये रेट निकालना नहीं है, वैसे मैंने निकाला हुआ है। तो आपने जो है ना इसके आंसर में जस्ट ये लिखना है कि अगर जो है वो रेट डबल किया जाता है इनिशियल रेट, तो हमारे पास जो इनिशियल रेट को डबल किया जाता है तो हमारे पास कंसंट्रेशन भी जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। हमें ये बात रेट लॉ ने बताई है। और रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। तो वो क्या रहेगा, जैसा कांस्टेंट है, जैसी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है वैसी की वैसी वैल्यू रहेगी। तो हम इसी को लिख देंगे, इफ़ वी इंक्रीज द इनिशियल रेट टू डबल the rate of reaction, the concentration of reactant will also double, but there is a no change in rate constant because rate constant is a fixed value and it depends only on temperature। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन तकरीबन हो चुके हैं सेक्शन बी के मॉडल पेपर के।